Today we are going to take an overview of the topic aerial velocity. So, what is aerial velocity? Aerial velocity is area swept by radial line per unit time. Its mathematical relation is so let us discuss this that it if we take a origin and a particle is moving in a circular motion or following an elliptical path, so here it is r radius position vector. So let us consider that after time delta t the particle is here. So at time t the particle is here, and after that, after time delta t, it its position vector is r plus delta r. Similarly, this angle would be delta theta. So aerial velocity is, this is a sector, so the aerial velocity is area of sector over time. Aerial velocity is a pseudo vector or axial vector. Aerial velocity is also known as sector velocity or sectorial velocity. It's an axial vector or pseudo vector. So as it is a vector, hence it would be having direction. So the direction of aerial velocity is perpendicular to the plane of r and v. As in our previous video we have discussed that what is the plane in which r and v vector are present. So the direction is perpendicular to the plane in which r and v lies. सो अगर हम कंसिडर करें कि इलिप्टिकल मोशन है और अगर हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे एलिप्टिकल मोशन है
और जो हमारा सन है वो एक फोकाई पे प्रेजेंट है. सो दिस इज सन एंड अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? सो अगर हम यहाँ ड्रॉ करें, पहले ये प्लैनेट जब टी टाइम पे यहाँ पे था, सो after some time it would be here. तो यहाँ से यहाँ तक जो एरिया स्वेप्ट हुआ, तो ये एक सेक्टर है. इस एरिया को हम मान लेते हैं कि डेल्टा ए एरिया यहाँ से यहाँ तक स्वेप्ट हुआ डेल्टा टी टाइम में. सो एरियल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी. और जब ये पार्टिकल यहाँ होगा किसी टाइम पे, तो उसका रेडियस वेक्टर ये होगा. और उसके बाद तो अगर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो डेल्टा टी है वो अगर 1 सेकेंड है और इतना एरिया स्वेप्ट हुआ है, अगर हम माने कि x एरिया स्वेप्ट हुआ है, तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक होगा, पार्टिकल या प्लैनेट, तो जो ये एरिया स्वेप्ट हुआ है टाइम 1 सेकेंड के अंदर, ये भी x ही होगा. सो इसको x होने के लिए अगर ये पार्टिकल यहाँ पे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये इसका r रेडियस वेक्टर है, सो इस डायरेक्शन में हमें पता है कि सेंट्रल फोर्स मोशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है. तो अगर वो कंजर्व है, इट मीन्स L की जो वैल्यू है दैट इज R क्रॉस P, इट इज इक्वल्स टू R क्रॉस mv. तो जो ये R है और जो ये V है, m की तो फिक्स वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, तो R और V की जो वैल्यू है ये वेरी कर सकती है. अब यहाँ पे अगर R हमारे पास वेरी हो रहा है तो उसी हिसाब से V भी वेरी होगा. तो ये इस तरीके से वेरी करेगा कि जो हमारा एरिया स्वेप्ट हुआ है वो इक्वल हो, उतने ही टाइम में उतना ही एरिया स्वेप्ट होगा. और ये ही हमारे पास केपलर्स सेकेंड लॉ है. सो केपलर्स सेकेंड लॉ it states that the aerial velocity of a planet with the sun taken as origin is constant. So according to Kepler's law, aerial velocity of a planet with the sun taken as origin, or like we have taken here foci, so origin is constant. मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. सो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें, तो अगर ये हमारा यहाँ पे R है और ये V है, तो अगर R की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी. अगर R की वैल्यू डिक्रीज होगी तो V की वैल्यू को इंक्रीज होना पड़ेगा,
ताकि जो एंगुलर मोमेंटम L है वो कांस्टेंट हो। इट मीन्स जब ये प्लैनेट इधर इस पॉइंट पे है, यानी इस फोकाई से दूर वाले पॉइंट पे है, तो इसकी जो स्पीड है वो हमारे पास ज़्यादा होगी, सॉरी कम होगी कंपैरेटिव जब r की वैल्यू कम है। तो यहाँ पे r की वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन्स v की वैल्यू कम होगी, यानी यहाँ पे कम स्पीड से मूव करेगा प्लैनेट, और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो इस चीज़ को कांस्टेंट और कंजर्व रखने के लिए जैसे ही ये पार्टिकल यहाँ मूव करेगा तो यहाँ इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो कम वेलोसिटी से मूव करता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रख सकें, एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रख सकें। सो अगर A से B तक जाने में जो पार्टिकल की स्पीड होगी वो कम होगी कंपैरेटिव टू C टू D तक जाने में उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाएगी, ताकि जो L की हमारी वैल्यू है वो कांस्टेंट हो, कंजर्व हो। एंड दिस इज आल्सो केपलर्स सेकंड लॉ। सो एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट विद द सन टेकन एज ओरिजिन इज कांस्टेंट। नाउ इसको प्रूव करते हैं मैथमेटिकली। सो एज एरियल वेलोसिटी हमें प्रूव करना है कि जो एरियल वेलोसिटी है सेंट्रल फोर्स मोशन में वो कांस्टेंट होगी और कंजर्व्ड होगी। where this is area of the sector तो अगर हम एरिया निकालें सर्कुलर मोशन में, सेक्टर का एरिया क्या होगा, इसको यहाँ इसे हम रेडियंस में भी निकाल सकते हैं, डिग्रीज में भी निकाल सकते हैं। तो अगर 360 डिग्री के अंदर एरिया स्वेप्ट है पाई आर स्क्वायर, सो थीटा डिग्री के अंदर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर ओवर 360 डिग्री इंटू थीटा एंगल। सो this is the expression for area of a sector. So this is the area of the sector. और अगर यही चीज़ हमें रेडियंस में निकालनी हो, सो रेडियंस के लिए यानी कि जो ये है इसकी वैल्यू पाई आर स्क्वायर ओवर 360 डिग्री इंटू थीटा, इट इज़ इन डिग्रीज। इट इज़ इन डिग्रीज, और इसकी वैल्यू अगर रेडियन में निकालनी है तो वो हो जाएगा जो हमारा एंगल है अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी के तरह सिर्फ थीटा की जगह और 360 डिग्री की जगह 360 डिग्री की जगह 2 पाई लिया है, और एंगल जो रेडियन में होगा, एंगल इन रेडियन, सो इट इज़ इन रेडियन। This angle is also in radians and this is in degrees. So if we apply the limit delta t tends to 0, then the value of aerial velocity would be equal to, from here we can write the small angle d theta over two pi into pi r square.
So it will become d theta over 2 into r square. Now putting this value in this expression, that is, this will be the value of dA. So it will come out to be 1 over 2 d theta over dt r square. So aerial velocity is constant or conserved. Here we obtain theta dot r square, or 1 upon 2 r square theta dot, and previously we have proved that this term is constant for central force motion, hence, and this is a number, so it is by default it's a constant. So if both terms are constant, it means this is the value of aerial velocity, so it means aerial velocity is a constant quantity, or it is conserved. So we have proved that aerial velocity is constant or conserved, and it is also with the accordance of Kepler's second law. Next, if we have to calculate the relation between aerial velocity and angular momentum, it's very easy, as aerial velocity is equals to 1 by 2 theta dot r square. So multiplying and dividing the equation by mass, so it is theta dot r square, and this value is L, angular momentum. Hence we can write it as 1 by 2 ml. So from here also we conclude that aerial velocity, it is equals to L upon 2m, and L is a constant quantity, 2m is a constant quantity, hence it is also a constant and conserved. So in our next video we will complete the topic differential equation of orbit in central force motion. So till then, keep practicing, and thank you for watching the video.